नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। आज 10 घंटे की बहस है सर, 10 घंटे की चर्चा होनी है वंदे मातरम पर। वो शब्द जिस पर पहले शीतकालीन सत्र के पहले बैन लगाया गया कि आप बोल नहीं सकते, और फिर उसी पर जो है वो चर्चा होती है 10 घंटे की। और एक बड़ी अजीब सी चीज आज देखने को मिली सर। हर बार जब मोदी जी की एंट्री होती है सदन के अंदर तो मेजे थपथपा करके और मोदी 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 के नारे लगाने होते, लेकिन इस बार टास्क अलग था। हाथ उठा करके वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बोलना था, और उस वंदे मातरम के बीच में एंट्री होती है हमारे इस देश के प्रधान सेवक की। प्रधान सेवक आते हैं और हर बार की तरीके से जैसा माना जा रहा था, इमरजेंसी से लेकर के पंडित नेहरू तक सारे दोषारोपण उन्होंने कर डाले। जितने दोष उनके पास थे वो सारे दोष वो लगा गए। लेकिन उसके बाद जब गौरव गोगोई आए और उस गौरव गोगोई ने बोलना शुरू किया, गौरव गोगोई ने एक एक बात, एक एक सवाल की धज्जी उड़ाई मोदी जी के, एक एक झूठ का पर्दाफाश किया। इसके बाद जो लोग और बोल रहे हैं उनकी भी वही स्थिति है। पश्चिम बंगाल में माहौल बनाने के चक्कर में मोदी जी का पूरा दांव उल्टा हो गया क्या? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो सारी कवायद थी आपने बिल्कुल सही पकड़ा इसको। ये बेसिकली वेस्ट बंगाल के चुनाव की टोन सेट करने के लिए था। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी और उसका पूरे का पूरा इतिहास। और प्रधानमंत्री ने कहा कि उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए वंदे मातरम के, और 55 मिनट बोले प्रधानमंत्री जी अपनी आदत के मुताबिक, और वही नेहरू हाजिर हों। उनके पूरे 55 मिनट का अगर कोई एक सार है 3 शब्दों में तो नेहरू हाजिर हों। और उसका जो जवाब मिला 37 मिनट में गोगोई ने दिया। उसके बाद अखिलेश बोले करीब 20 मिनट। उन्होंने उनकी धज्जियां उड़ाते हुए उनका जवाब दे दिया कि संघ परिवार जवाब दो। तो मोदी जी चले थे नेहरू हाजिर करने, और हुआ क्या कि संघ परिवार जवाब दो। तो मोदी जी ने आज जो कुछ किया वो कोई ना तो पहली बार है और ना आखिरी बार है, ये भी ध्यान रखिएगा। संघ परिवार का 100 साल का सिलेबस ही है कि उनको औरों से सवाल पूछने आते हैं, जो उनके सामने सवाल हो उसके जवाब वो कभी नहीं देते। बेसिकली क्या है कि जिस राष्ट्रगीत ने सदा ही देश को जोड़ा, आज मोदी जी ने उसी राष्ट्रगीत को वेस्ट बंगाल चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए विभाजन का जरिया बनाने की एक नाकाम कोशिश की, पहली बात। और वो उसमें ना केवल बुरे तरीके से नाकाम हुए, बल्कि पूरे संघ परिवार को उन्होंने एक्सपोज कर दिया। वो जो सारी फार्टिलाइज जिसको वो दबाते आए हैं, छुपाते आए हैं, उन्हीं की पहल पर जो 150 साल वंदे मातरम के पूरे हुए, उस पर वो सारा संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। संसद के रिकॉर्ड में, जो सदा के लिए मतलब एक तरीके से अमर चीज है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी आदत के मुताबिक बार बार मुस्लिम लीग का नाम लिया। ये बताना भूल गए कि मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन की सरकार संघ परिवार की थी या किसी और की थी, या बीजेपी के वैचारिक पुरखों की थी। नेहरू की देशभक्ति पर मोदी सवाल उठा रहे थे, जिनके पूरे संघ परिवार का आंदोलन से, आजादी के आंदोलन से कोई हजारों किलोमीटर दूर भी सरोकार नहीं था। और विभाजन की बात वो कर रहे थे जो खुद विभाजन के जिम्मेदार थे। और इन सारी स्वदेशी की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी के नक्शे शिक तक आपको कभी कोई स्वदेशी चीज दिखाई दी आज तक? सब कुछ विदेशी है, घड़ी से लेकर चश्मा से लेकर के फोन से लेकर के, और सब कुछ जूते और पता नहीं क्या क्या। तो रामप्रकाश जी, एक बात आपको माननी पड़ेगी, एक होती है लफाजी और एक होता है तथ्य। इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। और समृद्धि की बात कौन लोग कर रहे थे? प्रधानमंत्री जी आज समृद्धि की बात कर रहे थे, 2047 में समृद्ध भारत की बात कर रहे थे। वो व्यक्ति समृद्धि की बात कर रहा है जिसने सब कुछ निजी हाथों में सौंप दिया, या तो मोनोपोली बढ़ाने में लगा हुआ है, ड्यूपली बढ़ाने में लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी 55 मिनट में जो बंगाल के चुनाव को जिस तरीके से पोलराइज करने चले थे, आज उन्होंने पूरे भाजपा परिवार की एक तरीके से खाल उधेड़ने का मौका पूरे विपक्ष को दे दिया, और बहुत सलीके से उधेड़ी भी जाए। उन्होंने, देखिए, नेहरू पर सवाल, जबकि वो सारे के सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में है कि किन परिस्थितियों के अंदर वंदे भारत के पहले 2 स्टेंजा को लिया गया। लेकिन उसके बावजूद मोदी जी को उस बात से कोई मतलब नहीं, उनको तथ्यों से कोई मतलब नहीं, उनको इतिहास से कोई मतलब नहीं। वो ये नहीं बताते। आज बेसिकली गौरव गोगोई ने उनकी जितनी भी जो कहते हैं ना ढके हुए ढोल, उन सारों को उजागर कर दिया, और उनके कथित राष्ट्रवाद की जो धज्जियां उड़ाई, पूरा संघ परिवार आज सदन के अंदर बगले जागते हुए दिखाई दिए। क्या कहा गौरव गोगोई ने? उन्होंने कहा वंदे मातरम तो देश का गीत है, राष्ट्रगीत है। संघ परिवार को तो ना राष्ट्र का पता ना गीत का पता। और यही कारण है कि 52 सालों तक उन्होंने ना तिरंगे को अपनाया और ना राष्ट्रगान को अपनाया।
और सवाल पूछा पूरे विपक्ष से, पूरे सत्ता पक्ष से, कि बताइए आपने क्यों नहीं किया। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम लीग के सहयोग की बात की गोगोई ने, कि मुस्लिम लीग के सहयोगी कौन थे और उनके साथ कौन खड़ा हुआ था और पहली बार किसने राष्ट्र विभाजन की बात कब की थी, ये सारे सवाल पूछे गए। फिर उन्होंने कहा कि वंदे मातरम तो भारत छोड़ो की घोषणा थी शुरू से, कि अंग्रेजों को भारत से निकालने की घोषणा थी। और इसके 37 के तुरंत बाद 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो संघ परिवार के पुरखे हिंदू महासभा तो अंग्रेजों को लिख के देते थे, लिख के दिया उन्होंने कि हम आपके इन आंदोलन से दूर हैं और हमारा पूरा संघ परिवार दूर है, अगर कोई व्यक्तिगत उसमें लेना चाहे तो ले सकता है। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करते थे और आज मोदी भी वही कर रहे हैं। अंग्रेजों का देशद्रोह का कानून आज भी पूरी बेरहमी से पूरे देश में आजाद भारत के लोगों पर लगाया जा रहा है, जिस तरीके से कानून, और जेलों में लोग बंद हैं। रही सही कसर जो असली खालू देली, उसके बाद अखिलेश का नंबर आया, अखिलेश यादव का। उन्होंने तो सीधा ही कहा कि आपका जो राष्ट्रवाद है, बेसिकली आप राष्ट्रवादी नहीं है, आप राष्ट्र विवादी, आपको राष्ट्र के अंदर हर समय विवाद चाहिए। उन्होंने पूछा कि आपने वंदे मातरम आजादी के आंदोलन में कितनी बार गाया, आपके पुरखों ने, आपने कितनी बार गाया, और आजादी के बाद कितनी बार गाया। और राष्ट्रद्रोह की जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि एक तरफ अंग्रेज राष्ट्रद्रोह लगाते थे, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, 26,000 स्कूल बंद हो गए। और जब उनके संगठन ने जब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश शुरू की, तो बच्चों पर भी और पढ़ाने वालों पर आरोप लगाया उन्होंने सदन के अंदर, बच्चों पर भी और पढ़ाने वालों पर भी राष्ट्रद्रोह का केस लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि ये काम तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। अंग्रेज भी वंदे मातरम गाने पर बच्चों को केवल पकड़ते थे, उनको छोटी मोटी सजा देते थे। आप तो बच्चों पे पढ़ने के उसमें राष्ट्रद्रोह का केस और पढ़ाने के उसमें। तो जो आज सदन के अंदर हुआ, वो जिसको कहते हैं ना कि गए थे नमाज अदा करने और रोजे गले पड़ गए, तो आज भारतीय जनता पार्टी जितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है राम प्रकाश जी, और खुद उन्होंने इन्वाइट किया, ये आफत जो है किसी और ने नहीं, वो बेसिकली बंगाल के चुनाव की टोन सेट करने में लगे हुए हैं। 2 दिन पहले आपने देखा होगा उनका एक डेपुटेशन का व्यक्ति कबीर किस तरीके से बंगाल के अंदर वहां पर एक बाबरी मस्जिद का कथित शिलान्यास करता है। उसके बाद कल कोलकाता के अंदर संघ परिवार आरएसएस जिस तरीके से एक पूरा बड़ा आयोजन करता है हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, तो वो जो पूरे उसी कड़ी के अंदर आज वंदे मातरम का 150 पुष्प बनाने का वो था। तो इसमें जिस तरीके से एक एक चीज एक्सपोज हुई, और अभी तो तृणमूल कांग्रेस की सांसद बोल रही थी, उन्होंने तो शुरुआत में ही जो किया वो भी कमाल की बात थी। उन्होंने गोगोई ने समापन किया वंदे मातरम के साथ, और जो मौसमी थी उन्होंने शुरुआत की। और गजब देखिए इनका विरोधाभास देखिए आप। आपने बिल्कुल ओपनिंग में सही कहा, 7 दिन पहले राज्यसभा के बुलेटिन के अंदर क्या डायरेक्शन दी गई थी सांसदों को, कि सबसे पहले सदन के अंदर वंदे मातरम और जय हिंद के नारे नहीं लगाए जाएंगे। ठीक याद है आपको, हफ्ता पहले बुलेटिन में बका गया। और आज वही पार्टी दोनों सदनों के अंदर वंदे मातरम के ऊपर 150 साल की चर्चा करा रही है, जो बैन लगा रहे थे। और आज फिर जैसा आपने बताया, सांसदों को बाकायदा टास्क दिया गया था कि मोदी मोदी की बजाय आज उनकी एंट्री पे खड़े होकर वंदे मातरम के नारे लगा रहे। इनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि आजादी के दौरान आप कहां चले गए थे, आपके पुरखे कहां थे वैचारिक, तब उन्होंने वंदे मातरम कितने लोगों ने गाया और क्या हुआ। तो आज मोदी जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं था एक नेहरू पुराण के अलावा, लेकिन छिपाने के लिए बहुत कुछ था। और आज इस नई पीढ़ी को जिस तरीके से सिलेबस बदल करके और करके अपने राष्ट्रवादी लफाजियों से गुमराह करने की लोग कोशिश करते हैं, आज वो सदा सदा के लिए संसद के उसमें दर्ज हो गया कि ये कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, आजादी के आंदोलन में क्या था इनका, विभाजन में इनकी क्या भूमिका थी, और आज भी देश को किस रूप में चला रहे हैं। तो आज मोदी जी ने एक तरीके से पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारा है पूरे संघ परिवार ने। और जो वेस्ट बंगाल चुनाव के लिए जो टोन सेट करने चले थे, उसमें बुरी तरीके से ये नाकाम हुए हैं, या कह सकते हैं। सर अभी हम जरा लौट करके आएंगे गौरव गोगोई और अखिलेश यादव पे, लेकिन उसके पहले जरा एक चीज है। टीएमसी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है, जिस ट्वीट में प्रधानमंत्री जी की बखिया सिर्फ इसलिए उघेड़ दिया उसने, और मतलब बहुत सारी बातें कही, वो ट्वीट में दिखा दे रहा हूं दर्शकों को, लेकिन साथ में वो ये कह रहे कि ये कोई सांस्कृतिक निरक्षर व्यक्ति ही होगा जो बंकिम दा कह करके संबोधित करेगा। प्रधानमंत्री बार बार बंकिम दा बंकिम दा बंकिम दा कर रहे थे, फिर उनको सुधारा गया, तब वो बंकिम बाबू पे आए। इतनी तैयारी, घंटों बोलने की तैयारी, और मोदी जी को ये नहीं पता था। जेपी नड्डा भी शांति निकेतन बताते हैं कि वहां जन्म हुआ था, और मोदी जी बंकिम दा बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी तो कह रही है कि तो सांस्कृतिक निरक्षर व्यक्ति हैं ये।
तो आपको इसमें कहीं कोई संकोच या कोई शक शुबा है क्या? किसी ने भाषण पकड़ा दिया आपको, आपने लिख के बोल दिया। बंगाली में कोई छोटा ऊंचे बड़ा, इनको यही लगा होगा कि उनको ऐसे ही बोलते होंगे, तो बोल दिया। उसमें क्या खास बात है? इनको इन चीजों की परवाह नहीं होती राम प्रकाश जी, क्योंकि ये चीजें तो विपक्ष पर लागू होती है। यही चीज राहुल गांधी एक बार कर दे जरा, आपके जितने पोमेरियन है सारे टेबल पर चिढ़ के हुआ हुआ करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? मोदी जी से सवाल पूछ के दिखा दे एक बार। तृणमूल कांग्रेस को इनकी फॉल्ट लाइंस का बहुत अच्छे से पता है, इनकी सांस्कृतिक भी, इनकी सामाजिक भी, इनकी ऐतिहासिक भी और वैचारिक भी। ममता बनर्जी कोई ऐसे ही अपने दम पर वहां पर पहले लेफ्ट को हरा करके और अब 10 साल से इनका सामना ऐसे नहीं कर रही। वो एक फाइटर महिला है और उन्होंने पूरी पार्टी को ट्यून इन किया है इस चुनाव में करो या मरो की स्थिति के लिए, और वो इनकी रग रग को जानती। इसीलिए प्रधानमंत्री की हर फॉल्ट लाइन, देखिए बिहार के अंदर मोदी जी ने तमाम हरकतें की, सब कुछ किया, लेकिन एक चीज तो आपने ऑब्जर्व की होगी ना कि ये अपने जो तेजस्वी और सारे लोग जो थे उनको उस गंभीरता से नहीं घेर पाए जिससे घेरा जाना चाहिए था। और बंगाल के अंदर आप देखिए जिस तरीके से चुनाव का टोन सेट हो रहा है, आपको ये जितने संघी हैं अगर ये इसी रास्ते पर चलते रहे तो ये भागते नजर आएंगे चुनाव से पहले, ये बात नोट कर लीजिए। सर अब जो हम जब बात कर ही रहे हैं इस पूरे चर्चा की, तो एक चीज, पहली चीज तो साफ हो गई कि चर्चा के लिए जो है वो गलत समय गलत जगह चुन लिया गया, इनफैक्ट विषय ही गलत चुन लिया गया, क्योंकि मोदी जी और उनकी पार्टी, मोदी जी और जो सेना है उनकी, वो कितना पढ़ती लिखती है सबको पता है, और वो दिख भी रहा है तमाम बातों में जिसका मैंने जिक्र किया। अब एक चीज जरा ये भी समझ लिया जाए, जिस तरीके से गौरव गोगोई ने सवाल उठाए, जो एक एक बात गौरव गोगोई कह रहे थे, वो कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी मैसेजिंग क्या होगी। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ गौरव गोगोई, एक तरफ नरेंद्र मोदी के आरोप और दूसरी तरफ गौरव गोगोई का जवाब और साथ में सवाल, कितना इफेक्टिव होगा? नहीं, जिसने भी ये बहस देखी, देखिए इसलिए कह रहा हूं मैं कि मीडिया में कल केवल एक पार्ट आएगा मोदी का, बाकी सबको एक एक लाइन में लटाया जाएगा। ये मान के चलिएगा ये और दे दिया गया होगा जो आपके हिरेंदा बैठे हुए ना, बस दे दिया होगा ये कि भैया कल ये कर रहा है, मोदी जी का पूरा छापना भी हिंद। लेकिन जो असली चीज राम प्रकाश जी है वो ये कि जिस वंदे मातरम को गाते हुए लाखों लोग शहीद हुए, पूरा आजादी का आंदोलन चला, जो पूरे भारत के लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक पवित्र मंत्र है, उस वंदे मातरम के साथ भी आज मोदी जी ने सदन में खड़े होकर के हिंदू मुसलमान क्यों कर डाला? जवाब है किसी के पास? वंदे मातरम तो जोड़ने का गीत है भाई साहब, ये तोड़ने का गीत तो नहीं, ये बांटने का गीत तो नहीं। 100 साल से आरएसएस के संघियों को इसके अलावा भी सिलेबस में कुछ आया क्या आज तक? जो काम अंग्रेज नहीं कर सके, जो काम अंग्रेज नहीं कर सके, वो उनके तत्कालीन जासूसों ने सदन में कर दिया, हिंदू मुस्लिम राष्ट्रगीत के साथ। केवल इसकी आप इस पीड़ा को समझिए, इस देश के साथ ये लोग कर क्या रहे हैं? नेहरू का मुकाबला करेंगे ये लोग, हैं? नेहरू का मुकाबला नहीं, वही और हेमंत सर, दो सवाल जो गौरव गोगोई ने रखे वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये कहना गौरव गोगोई का कि प्रधानमंत्री जो ने जिस तरीके से वो सारी चीजें कह रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पूर्वज ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। पहला गौरव गोगोई ने ये बात कही। दूसरा उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक रंग आप देंगे, और नेहरू के बिना, नेहरू का नाम जो बार बार बोलते, पुराने रिकॉर्ड से लेकर के आए थे कि 2022 में जब आपने राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया था तो उसमें 15 बार नेहरू का जिक्र किया था। वही कह रहे हैं कि बिना नेहरू के आपका कुछ है नहीं। आज तो कांग्रेस पार्टी स्टैंड ले रही है इस बात पे कि नेहरू के नाम पर पूरे भाजपा की राजनीति चल रही है। आज भाजपा नेहरू के नाम लेना बंद कर दे, खत्म, राजनीति बंद। राम प्रकाश जी, इससे बड़ी महानता और क्या होगी कि उस व्यक्ति को ये दुनिया छोड़े 61 साल हो गए, 61.5 साल हो गए रादर, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, और उसके बिना इनका कोई भाषण पूरा नहीं होता। तो आप उस नफरत का लेवल समझिए, उस नफरत का लेवल। और क्यों? क्योंकि नेहरू के खाते में इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं कि ये बेचारे 11.5 साल से लगे हुए हैं, लेकिन नेहरू का आज तक ये बाल विवाह नहीं कर पाए। कांग्रेस ने, पार्टी ने नेहरू का नाम लेना कम कर दिया, जिस पर्सपेक्टिव में लिया जाना चाहिए, जिस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, वो नहीं कर पा रही, ये सच बात है। लेकिन ये चाहकर भी नेहरू का कद कम नहीं कर पाए, ये बात तो हर देशवासी स्वीकार करता है। जिस तरीके से नेहरू के बारे में आज झूठ और अर्ध सत्यों की लगातार बरसात हुई, दनादन झूठ बोले गए, आरोप लगाए गए कि वंदे मातरम के खिलाफ थे। इस बहस को रखा ही इसलिए गया था कि नेहरू और कांग्रेस को जितना चाहो उतना लांछित कर डालो।
इसके अलावा वंदे मातरम, इससे बेसिकली क्या होगा, इन सब हरकतों से आपको क्या लगता है कि वंदे मातरम का गौरव कब हो जाएगा? इन्होंने 52 साल तक जब तिरंगा नहीं अपनाया तो उससे तिरंगा छोटा हो गया क्या? राष्ट्रगान नहीं गाया, उससे क्या फर्क पड़ गया? ये छोटे लोग हैं, इनको लंबी लाइन खींचनी नहीं आती। ये केवल किसी की लाइन को छोटा ही कर सकते हैं। लंबा लाइन खींचने के लिए तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बौद्धिक क्षमता चाहिए, वैचारिक क्षमता चाहिए और एक पूरी दूरदृष्टि चाहिए। वो इनके पास है नहीं। ये बिल्कुल नहीं बताया कि आजादी के आंदोलन के दौरान जितना भी संघ परिवार था वो वंदे मातरम गाने से क्यों घबराते थे? बताया क्या मोदी जी ने? ये आंकड़े क्यों नहीं दिए कि वंदे मातरम गाते हुए जेल जाने वालों में संघियों की संख्या कितनी थी? ये तो बता दिया कि बच्चों के ऊपर अंग्रेज वो करते थे। कितने संघी वंदे मातरम गाते हुए जेल में गए थे, उनके नाम नहीं बताए उन्होंने। ये भी नहीं बताया कि आज उनकी पार्टी को और उनको संघ को वंदे मातरम की कैसे याद आ गई। सवाल तो ये भी है ना। ये जो बहस है ना राम प्रकाश, ये बहस वंदे मातरम को अप्रोप्रिएट करके हिंदू राष्ट्रवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की साजिश थी, जो आज संसद के अंदर जो कुछ करवा रहे हैं। इसका जो नस्लवादी राष्ट्रवाद है अभी भी देश के गले नहीं उतरा। वो परिणाम है कि आज भी ये उतने वोट नहीं ले पाते जो इनका डेटा मैनिपुलेशन और ज्ञानेश गुप्ता के बिना शर्त समर्थन के बावजूद भी वो डेटा ही आज तक उस आंकड़े को अचीव नहीं कर पाए। और ऑपरेशन सिंदूर हो चीन के मामले में सबको इनका राष्ट्रवाद भी समझ में आ गया, ठीक, इनका राष्ट्रवाद कहां तक है, कंप्लीटली फर्जी है, ढोंगी है और सही मायने में कायर है। चीन का नाम लेके दिखाओ ना एक बार, लो चीन का नाम, एक बार ट्रंप का जवाब देके दिखाओ कि नहीं हुआ। बोले मोदी जी आज तक? एक मुट्ठी बराबादी है जो देश समझ गया। इस बात को मान के चलिएगा कि ये किस तरह के राष्ट्रवादी हैं। और इसी लिए अखिलेश ने बहुत अच्छा शब्द, नया शब्द निकाला, मैं साधुवाद दूंगा उनको। उन्होंने कहा आप राष्ट्रवादी नहीं, आप राष्ट्र विवादी, जो कि सच है। और आज केवल एक मुट्ठी बराबादी बची है जो अभी भी इनके कथित राष्ट्रवाद और फर्जी वाड़े के उसमें चंगुल में फंसी हुई है। और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अब इस भ्रमजाल को उनको फैलाना है। इसलिए राष्ट्रवाद से जुड़े प्रतीकों का इस्तेमाल करने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं। बताओ ना, आज भी ले दे करके एक सावरकर का नाम लिया कि ब्रिटेन के इंडिया हाउस के अंदर वो वंदे मातरम गाया था। तो सरदार पटेल को तो आपने अडॉप्ट कर लिया था ना। उधार का सिंदूर तो तुम्हारे पास बहुत है। अपने का नाम बता देते एक बार मोदी जी, किस किसने वंदे मातरम में क्या क्या किया था। तो बेसिकली ये जो जालसाजी की कोशिश है, इससे संसद को नहीं, पूरे देश को और खास तौर पर बंगाल को सावधान होना होगा कि इनका राष्ट्रवाद क्या है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी बहस शुरू होने से लेकर के अब तक और उससे पहले लगातार जबरदस्त, पहली बार आपने देखा होगा भयंकर तौर पर उनके ऊपर आक्रामक है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी, संघ परिवार के ऊपर भी। क्या सवाल पूछे कांग्रेस ने? सवाल सुनिएगा। किस भारतीय नेता ने 1940 के दशक में की शुरुआत में बंगाल में उस व्यक्ति के साथ गठबंधन बनाया था जिसने मार्च 1940 में लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया था? जनरल नॉलेज का सवाल पूछा उन्होंने और उसका जवाब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये है राष्ट्रवाद इनका। अगला सवाल पूछा, किस भारतीय नेता ने जून 2005 में कराची में जिन्ना की सराहना की थी? फिर जनरल नॉलेज, उस नेता का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। और तीसरा सवाल पूछा, किस भारतीय नेता ने अपनी पुस्तक 2009 में जिन्ना की प्रशंसा की थी? जवाब है जसवंत सिंह। तो आज कांग्रेस पार्टी पहली बार जिस तरीके से आक्रामक हुई है, मुझे लगता है इस पूरे मामले में आजादी के आंदोलन से लेकर के और आजादी के आंदोलन से बाद का इनका जो भी इतिहास है उसको लेकर ही कांग्रेस को सड़कों पर उतर जाना चाहिए कि ये तो वो लोग हैं आजादी के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के साथ खड़े थे भाई, चिट्ठी लिख करके। नहीं खड़े हो तो बताओ, मना करो कि चिट्ठी नहीं लिखी गई थी। और जो भी हाजिर हो वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में हाजिर हो। पूरा देश शामिल था भारत छोड़ो आंदोलन में, केवल संघी शामिल नहीं थे। दे दो जवाब इसका। ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ये वंदे मातरम की बात करेंगे। मतलब केवल एक ये उपहास हो सकता है खुद के इतिहास का। देखिए कांग्रेस का इतिहास क्या है उसको कांग्रेस ही जाने, मुझे रात को उस बात से मतलब नहीं है। लेकिन इस देश के आजादी के आंदोलन को अगर ये मिसअप्रोप्रिएट करेंगे, आधे सत्य और आधे झूठ मिला करके उसमें नैरेटिव फैलाने की कोशिश करेंगे, तो वो हम सब की जिम्मेदारी है कि उसको क्लियर पर्सपेक्टिव में लोगों के सामने रखें। बतौर एक जर्नलिस्ट, बतौर एक सच्चा देश प्रेमी। इनका तो कोई राष्ट्रवाद का कोई खाता ही नहीं है ना। इनका तो एक खाता है, हिंदू मुस्लिम करना है, मुस्लिम लीग करना है। बताओ ना, बंगाल में मुस्लिम लीग का सहयोगी कौन था? हिंदू महासभा थी कि नहीं? वो आपके वैचारिक पुरखे थे कि नहीं थे? मना करो, मना कीजिए। और आज भी आप मुस्लिम विरोध को छोड़ करके क्या कह रहे थे आपके मुस्लिम तुष्टीकरण,
वो अगर मुस्लिम तुष्टीकरण था तो तुम्हारा क्या है जो सुबह शाम तक मुस्लिमों के साथ जो भी करते हो आप, कपड़े देख के आदमी को पहचानते हो, एक प्रधानमंत्री की भाषा होती है। बहुत सार्वजनिक मंचों पर प्रधानमंत्री जी ये बातें करते हैं। संसद के अंदर आज वो ये बात कर रहे थे कि उसका वंदे मातरम का वो कर दिया। बताइए आप, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे भाई, टुकड़े टुकड़े गैंग तुम हो, तुम्हारे वैचारिक पुरखे थे और तुम्हारा पूरा संघ परिवार है। इस बात को समझ लीजिए। अगर नेहरू को हटा दिया जाए और मुसलमान को हटा दिया जाए तो मुझे राम प्रकाश जी, आप समझदार आदमी, पुराने आदमी, मुझे बता दें इनके पास कहने को क्या है। मुसलमान और नेहरू हटा दीजिए, क्या भाषण देंगे मोदी जी? है कुछ? चीन का जवाब वो नहीं दे सकते, ट्रंप का जवाब वो नहीं दे सकते, विदेश नीति पे 2 लाइन वो नहीं बोल सकते। इवेंट के सारे कब तक चलेंगे भाई साहब? अरब सत्ते के सारे, झूठ के सारे कब तक चलेंगे? आज सदन में साबित हो गया ये बात। सर, क्या भाजपा ने सोचा नहीं था क्या कि कांग्रेस, या भाजपा को अंदाज नहीं था कि कांग्रेस इस पर्सपेक्टिव से भी सोच लेगी? वंदे मातरम के अंदर भी इतने सवाल ले आएगी। गौरव गोगोई ने पर्यावरण से लेकर के और जो है पर्यटन तक सारे सवाल कर डाले उन्होंने। जो है खराब माहौल से लेकर के और हमारे नागरिकों की हत्या तक, सारे मामले पहलगाम तक वो उठा करके रख दिया उसी में। साथ में एक और चीज बड़ी, एक भाई जाहिर सी बात है, एक और व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी के पास बेहद जहरीला, जिसने शायद ये सौगंध ले रखी है कि मन वाणी और कर्म से मैं सिवाय जहर के कुछ करूंगा ही नहीं, उस तरीके का भी एक व्यक्ति है मोदी जी के पास। आज जब गौरव गोगोई बोल रहे थे, निशिकांत दुबे साहब खड़े होते हैं और निशिकांत दुबे साहब उनको टोकते हुए वो ये सवाल कर रहे थे कि वो बेसिकली हिंदू मुस्लिम लीग को लेकर के सवाल कर रहे थे कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था तो कौन जो है वो चुनाव लड़ रहा था, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है असेंबली का हिस्सा था मुस्लिम लीग? अरे भाई, हिस्सा था कि नहीं था, मुस्लिम लीग हिस्सा था, क्या था? रहा तो संविधान के दायरे में ही था ना। तो फिर वहां पर ये सवाल कैसे बनता है और उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार कैसे हो जाती है? राम प्रकाश जी, समझिए बात को। जब सामने कोई आपके पास अंदर झांकने के बाद खुद से घिन आए तो व्यक्ति ऐसी अच्छी हरकतों पर उतरता है, फिर कुतर्क पे आता है। तर्क तो है नहीं, सत्य नहीं है, इतिहास आपके साथ नहीं है, तो फिर आपके पास क्या बचा? कुतर्क। आप चेयर की हालत देखिए। जब अपने बिड़ला साहब की नौकरी तो पूरी होगी, बात उनके साथ मोदी जी का भाषण खत्म हुआ, अपने चलते बड़े। उसके बाद मंचासीन कौन हुए? श्रीमान जगदम्बिका पाल, पुराने कांग्रेसी। उन्होंने कम से कम 10 बार गोगोई को बोलने से रोका। आप ये मत बोलिए, आप ये मत बोलिए, वंदे मातरम की चर्चा कीजिए। गोगोई ने क्या कहा कि साहब, वंदे मातरम से ही जुड़े हुए चीजें हैं सारी, और मैं वहीं पर आकर के खत्म करूंगा। जब चेयर ऑब्जेक्ट करेगी तो बाकी तो फिर ये निशिकांत दुबे टाइप का तो काम, उनको टास्क ही ये दिया गया है। वो किसके लिए लाए गए हैं वहां? आपको क्या लगता है वो एकेडमिक बहस करने आए हैं या वो हिस्टोरियन है कोई? वो बहुत बड़े नीतिबाज हैं? क्या है वो गालीबाज है। और ये सारी चीजें रिकॉर्ड में दर्ज है सारी की सारी। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी 55 मिनट बोले, आपने भी देखा, मैंने, मुझे पूरा देखना पड़ा हो। 55 मिनट बोले, किसी ने चू भी की विपक्ष से? क्यों? क्योंकि एक ऐसा मसला था, वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत है हमारा, उसके ऊपर शालीनता, मर्यादा, संयम, वो सारी चीजें। और जब गोगोई बोलने लगे तो उन्होंने इनकी दुखती नसें छेड़ दी। उन्होंने पूछ लिया कि भैया दिल्ली के अंदर विस्फोट हुआ था, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द सुना पहली बार दिल्ली के अंदर? ये दिया जवाब। पहलगांव के अंदर राष्ट्रवाद पूछा, दे दिया जवाब। जितने सवाल थे, जब उनके जवाब नहीं थे, तभी तो श्रीमान जगदम्बिका पाल को पेट में दर्द हो रहा था चेयर पे बैठ के, तभी तो वो बार बार उनको टोक रहे थे। जब आपने भावभंगिमाएं देखिएगा, जब मोदी बोल रहे थे तो ओम बिड़ला के चेहरे की मुस्कुराहट छिप रही थी क्या? अभिभूत थे वो, लहलोट थे, जैसे कोई स्वर्ग से कोई आकर के मतलब पूरे राष्ट्र को एक तरीके से संबोधित कर रहे हो, भगवान बोल रहे हो जिस तरीके से। उनकी नजर नहीं हटी मोदी जी से एक सेकंड के लिए। और जैसे ही गोगोई खड़े हुए, जगदम्बिका पाल जी ने कितनी बार ऑब्जेक्ट किया, क्यों भाई? वो कोई ऐसी बात कर रहे थे क्या? सारी सच बात नहीं है क्या? न्यायपालिका को बंदी बनाने की बात आई, शोर मचा दिया खड़े होकर के। सच नहीं है क्या? चलो, रिकॉर्ड से निकलवा दिया आपने, आप न्यायपालिका के बहुत बड़े ठेकेदार हो, बड़ी मुबारक आपको। न्यायपालिका की गत क्या कर रखी है वो भी देख लीजिए एक बार। तो सवाल राम प्रकाश जी किसी एक दुबे या किसी और का नहीं, सवाल ओवरऑल उस विचारधारा के वाहकों का है कि वो किस काम के लिए जाने जाते हैं। उनका काम है वर्टिकल डिवीजन करना, टॉप टू बॉटम। वो उसी काम को बहुत ही शर्म निरपेक्षता और अकल निरपेक्षता के साथ कर रहे हैं। ठीक, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। हालत ये है कि अगलों के पास कुछ कहने को ही नहीं। बंगाल में जाके क्या कहेंगे? मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं, मोदी जी के डिक्शनरी से 2 शब्द हटवा दीजिए, नेहरू 1 और मुसलमान 2,
फिर बता दीजिए कितनी देर बोल सकते हैं मोदी जी, 55 मिनट तो छोड़िए आप। ये है इनकी हकीकत। क्योंकि पूरे 100 साल के अंदर पूरी की पूरी दूसरी पीढ़ी आ गई जिसको मुस्लिम हेट के अलावा और कांग्रेस हेट के अलावा कुछ सिखाई नहीं गया। क्योंकि आपका इतिहास खुद का कलंकित है, क्योंकि आप राष्ट्रवादी कभी नहीं हो सकते जो आदमी आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ देते हो और वो देश को राष्ट्रवाद पढ़ाते हो और वो देश राष्ट्रवाद पढ़ भी लेता हो। इसके लिए कोई छोटी चीज मानते हैं कि आप इसके लिए इनको कितने जतन करने पड़े होंगे 100 साल में। 26,000 स्कूल बंद करा दिए उत्तर प्रदेश के अंदर, इसको छोटी उपलब्धि मानते हैं क्या आप? जब तक आप अनपढ़ नहीं रहोगे तब तक कुपढ़ कैसे होगे? अनपढ़ को कुपढ़ बनाना आसान है। तो वो प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर चल रहा है। औरों को मैकाले सिखाते हैं कि मैकाले की उससे बात हो। एक वाजपेयी का नाम बताओ, एक वाजपेयी का जो केंद्रीय कैबिनेट में, जिसके बच्चे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, ये मैकाले का विरोध करेंगे। तो इनका जो दोगलापन है वो डीएनए के अंदर है, वो आज से नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ ये कहें उसको ठीक अपोजिट लेकर के चलो आप, कि इन्होंने ये कहा है इसका मतलब ये है और हकीकत ये होगी। क्योंकि सच बोलना इनको सिखाया ही नहीं गया बेचारों को। इनकी तो पूरी की पूरी दुकान ही झूठ पर, विभाजन पर, जहर के ऊपर, बंटवारे के ऊपर, सांप्रदायिकता के ऊपर, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इनके पास। तो ऐसे में मोदी जी ने आज जो कुछ किया, उन्होंने अपनी फॉल्ट लाइंस, अपनी जो हिस्ट्री की जो भी जो फॉलीज उनके पूरे संघ परिवार की हैं, उनको बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया। उसमें गोगोई ने एक चोट की, अखिलेश ने दूसरी की, अब तृणमूल लगी हुई है। और रात देखते देखते आप सोचिएगा कि इनका पूरे का जो पूरा जो भी थिंक टैंक होगा वो सोचेगा कि हमसे ये क्या हो गया। संसद के रिकॉर्ड पे वो सारी बातें आ गई जिसको ये कभी नहीं चाहेंगे और चाहकर भी मिटवा नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और शायद यही वजह थी कि विपक्ष ने चुपचाप इस चर्चा को होने दिया। प्रधानमंत्री जितनी देर बोलते रहे विपक्ष बिल्कुल शांत होकर के सुन रहा था। आज ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल विपक्ष प्रधानमंत्री के समर्थन में हो, उस तरीके का सन्नाटा जो है सदन के अंदर था जब प्रधानमंत्री बोल भाई रहे थे। लेकिन जब गौरव गोगोई प्रधानमंत्री राम प्रकाश जी, प्रधानमंत्री जी खुद उनके ट्रैप में चल के आ रहे थे, तो वो तो एंजॉय कर रहे थे ना उस चीज को कि बोलो झूठ जितनी बोल सकते हो, उसके बाद हम देखते हैं। तो मोदी जी इसी वॉकड इनटू देयर ट्रैप। एक्चुअली मोदी जी ने ट्रैप बिछाया था कि बंगाल चुनाव के लिए एक वर्टिकल डिवीजन यहां से करेंगे, बंकिम बाबू का नाम लेकर के। वो हो गया उल्टा, बंकिम दा कह दिया। उसके बाद जो सारे का सारा इनका स्वर्णिम इतिहास है वो तो एक्सपोज होना ही था। मोदी जी की पूरी बातें पूरी शानदार सुनी, उसके बाद एक एक की खालू डेढ़ी गई। मोनोपोली ड्यूओपोली से लेकर के हर उस नीति की, सारे राष्ट्रवाद की, सब कोई चीज तो नहीं बची ना। अब संघ परिवार के पास छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं। राम प्रकाश जी माफ कीजिएगा, आज की चर्चा जब खत्म होगी तब आप फाइनली नोट करेंगे कि इनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसीलिए गौरव गोगोई ने जब बोलना शुरू किया तो उनका हर सवाल जो था वो एक दुखती नग को दबाने के जैसा महसूस कर रही थी भाजपा। और वो दिख भी रहा था, चाहे वो स्पीकर के आसन पर बैठे हुए जगदम्बिका पाल साहब हो, चाहे वो निशिकांत दुबे हो या भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता। दिख रहा था कि किस तरीके से गौरव गोगोई का हर सवाल जो है वो तीर की तरीके से चुभ रहा है भाजपा को, एनडीए को। और शायद मोदी जी तो खैर पहले ही निकल लेते हैं, वो बोलते हैं चल देते हैं, सुनने की क्षमता रखते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बैठे रहेंगे तो वो सवाल और तीखे और गंभीर पूछेगा विपक्ष, ये तय है। खैर चल देखते हैं क्या कुछ निकलता है इस चर्चा से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।